नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया बस एक ही ढर्रे पर चल रही है, कि ज्यादातर नई चीजें असल में पुरानी चीजों का ही थोड़ा बदलावा रूप है। हाँ, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बस कॉपी पेस्ट चल रहा हो। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करने वाले हैं जो इस ढर्रे को एक तरह से तोड़ने की वकालत करती है। हाँ, एक ऐसी सोच जो कहती है कि असली तरक्की नकल करने से नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल नया, कुछ मौलिक बनाने से आती है। हम बात कर रहे हैं पीटर थील की किताब 0 to 1 के कुछ खास विचारों की। थील, आपको पता ही होगा, पेपाल के सहसंस्थापक और फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं, और उनकी सोच अक्सर पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनके इन विचारों की तह तक जाएं, समझें कि कैसे उनके मुताबिक दुनिया बदलने वाली कंपनियां बनती हैं। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि थील सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो भविष्य को देखने और उसे बनाने के एक अलग नजरिए की बात कर रहे हैं। हाँ। उनका एक मशहूर और शायद थोड़ा विवादास्पद विचार भी है कि प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि कंपटीशन अच्छा है, इससे बेहतर प्रोडक्ट्स आते हैं, कीमतें कम होती हैं। सही कहा। और थियल कह रहे हैं हारने वालों के लिए। इसका क्या मतलब है आखिर? देखिए, थियल का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि जब बहुत सारी कंपनियां एक ही चीज के लिए, एक ही ग्राहक के लिए लड़ती हैं, मतलब जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो मुनाफा कमाने की गुंजाइश वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा। सब एक दूसरे की नकलें करते हैं, कीमतें गिराते हैं, और आखिर में किसी के हाथ कुछ खास नहीं लगता। ये एक तरह की जीरो सम गेम बन जाती है। अच्छा, तो उनका मतलब है कि कंपटीशन में सब एक जैसा बनने की कोशिश करते हैं और अपनी खासियत खो देते हैं। हाँ, काफी हद तक। इसके बिल्कुल उलट फील कहते हैं कि महान कंपनियां वो होती हैं जो कुछ इतना अनोखा बनाती हैं कि उनका कोई सीधा प्रतियोगी ही नहीं होता। वो एक तरह का एकाधिकार, मतलब मोनोपोली बना लेती हैं। मोनोपोली। हाँ, सोचिए गूगल के बारे में। जब वो आया, सर्च इंजन तो और भी थे, लेकिन गूगल इतना बेहतर था, इतना अलग था कि उसने पूरी कैटेगरी को ही अपने नाम कर लिया। लेकिन एकाधिकार या मोनोपोली शब्द सुनते ही तो मन में नेगेटिव भाव आते हैं। माना जाता है कि मोनोपोली ग्राहकों के लिए बुरी है, कीमतें बढ़ाती है, इनोवेशन रोकती है। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन यहीं थील एक फर्क करते हैं। वो क्रिएटिव मोनोपोली की बात करते हैं, मतलब ऐसा एकाधिकार जो किसी ने कुछ नया और क्रांतिकारी बनाकर हासिल किया हो, न कि सरकारी तिकड़म या कानूनी दांवपेच से। अच्छा, क्रिएटिव मोनोपोली। हाँ, हाँ। उनके मुताबिक ऐसी मोनोपोली समाज के लिए अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो इनोवेशन का नतीजा होती है और अक्सर ग्राहकों को कुछ बेहतर देती है जो पहले मौजूद नहीं था। और क्योंकि ये कंपनियां अच्छा मुनाफा कमाती हैं, तो वो उस मुनाफे से और ज्यादा इनोवेशन कर सकती हैं, बड़े लक्ष्य साध सकती हैं। ये दिलचस्प है। यानी वो कह रहे हैं कि अलग होने की कोशिश करो, इतना अलग कि कोई तुम्हारे बराबरी ना कर सके। बिल्कुल। पर ये अलग आता कहाँ से? यहीं पर शायद उनका वो 0 to 1 वाला आइडिया आता है। बिल्कुल सही। थील दुनिया में दो तरह की प्रगति बताते हैं। पहली है 1 to N। 1 to N। हाँ, यानी जो चीजें पहले से मौजूद है उनकी नकल करना या उनमें थोड़ा सुधार करना। जैसे एक शहर में एक सफल कैफे मॉडल है, उसे दूसरे शहर में खोल दिया। इसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस या वैश्वीकरण भी कह सकते हैं, मतलब जो काम कर रहा है उसे फैलाना। ठीक है। और दूसरी है 0 to 1। 0 to 1। हाँ, यानी कुछ पूरी तरह से नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले अस्तित्व में ही नहीं था। ये वर्टिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए। जैसे राइट बंधुओं ने पहला हवाई जहाज बनाया, वो 0 to 1 गए। हाँ। जब पहली पर्सनल कंप्यूटर कंपनी बनी, वो 0 to 1 गई। यही वो प्रगति है जो सचमुच दुनिया को बदलते हैं। तो उनका पूरा जोर इसी 0 to 1 पर है कि नकल मत करो, निर्माण करो। सही कहा। और यहीं से जुड़ा है उनका सीक्रेट्स या रहस्यों का विचार। सीक्रेट्स? हाँ, सेल मानते हैं कि हर महान व्यवसाय की शुरुआत एक ऐसे सीक्रेट या रहस्य को खोजने से होती है जिस पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते या जिसे देख नहीं पाते। रहस्य? लेकिन आज की दुनिया में रहस्य कहाँ बचे हैं? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खोजा जा चुका है, सब ऑनलाइन है। यही थील की वो विपरीत सोच, मतलब कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग काम आती है। वो कहते हैं कि नहीं,
अभी भी दुनिया में, प्रकृति में और इंसानी व्यवहार में बहुत से रहस्य छुपे हैं। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि जो जानना जरूरी था वो स्कूलों कॉलेज में पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ पता है। लेकिन इनोवेटर्स वो होते हैं जो इस आम सहमति पर सवाल उठाते हैं। थेल एक सवाल पूछते हैं जो किसी भी इनोवेटर को खुद से पूछना चाहिए। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर आप यकीन करते हैं लेकिन बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? वाह, ये सोचने का एक अलग ही तरीका है। मतलब ये पूछने के बजाय कि ये आइडिया और कौन कर रहा है, ये पूछना कि मैं ऐसा क्या देख या समझ रहा हूं जो दूसरे नहीं देख रहे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हर कोई किसी चीज को सच मानता है तो उस पर आधारित कोई बड़ा नया अवसर बनाना मुश्किल है। वो तो सब कर रहे होंगे। अनोखे मौके वहीं मिलते हैं जहां आम राय गलत होती है। सही है। यही वो सीक्रेट्स है जिनकी बुनियाद पर 0 to 1 कंपनियां खड़ी होती हैं। और जब आप ऐसा कोई सीक्रेट खोज लेते हैं तो आपके पास वो शुरुआत होती है जिससे आप एक क्रिएटिव मोनोपोली बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ऐसा कोई सीक्रेट खोज लिया, एक 0 to 1 आइडिया सोच लिया। अब उसे एक सफल मोनोपोली में कैसे बदला जाए? क्या थियल इसका कोई रास्ता बताते हैं? क्योंकि सिर्फ आइडिया होना तो काफी नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। और वो सिर्फ बड़ी सोच रखने को नहीं कहते, बल्कि उसे हकीकत बनाने की स्ट्रैटेजी भी बताते हैं। और ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। उनका पहला सुझाव है, छोटी शुरुआत करें और एक नीश पर हावी हों। नीश मतलब एक बहुत छोटा स्पेसिफिक मार्केट? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत छोटा विशिष्ट बाजार या ग्राहक वर्ग। पूरी दुनिया को एक साथ जीतने की कोशिश ना करें, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो सुनते हैं कि बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो। नहीं, बड़ा सोचना लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत केंद्रित होनी चाहिए। थियल का तर्क है कि एक छोटे परिभाषित बाजार पर पूरी तरह से कब्जा करना आसान है। अच्छा। अमेज़न ने हाँ। तो उसने सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी, फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों से। एक छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना बड़े समंदर की छोटी मछली बनने से बेहतर है, कम से कम शुरुआत में तो। इससे आपको शुरुआती ग्राहक मिलते हैं, आप सीखते हैं और एक मजबूत आधार बनाते हैं। इसे वो शुरुआती कर्षण या ट्रैक्शन हासिल करना कहते हैं, मतलब बाजार में अपनी पकड़ बनाना। अच्छा, तो पहले एक छोटे किले पर फतह हासिल करो, फिर धीरे धीरे विस्तार करें, स्केल अप ग्रेजुअली। जब आप अपने शुरुआती नीश पर हावी हो जाएं, तब उससे मिलते जुलते या थोड़े बड़े बाजारों में कदम रखें, जैसे अमेज़न ने किया। हाँ, जैसे अमेज़न किताबों के बाद म्यूजिक, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर धीरे धीरे आज तो सब कुछ बेचने लगा है। ये एक तार्किक फैलाव है, अचानक से सब कुछ करने की कोशिश नहीं। ये समझ आता है। मतलब नींव मजबूत होने के बाद ही इमारत ऊंची उठ सकती है। और क्या जरूरी है इस मोनोपोली को बनाए रखने के लिए? 2 और चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, मजबूत ब्रांड और नेटवर्क प्रभाव, नेटवर्क इफेक्ट्स। ब्रांड और नेटवर्क इफेक्ट्स। हाँ, एक भरोसेमंद ब्रांड लोगों को खींचता है और नेटवर्क प्रभाव तब होता है जब आपका उत्पाद या सेवा ज्यादा लोगों के इस्तेमाल करने से और ज्यादा मूल्यवान बन जाती है, जैसे सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल, या ऑनलाइन मार्केटप्लेस। जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही वो दूसरों के लिए उपयोगी होता जाता है। सही कहा, और इससे तोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है, फेसबुक या व्हाट्सएप इसीलिए इतने शक्तिशाली हैं। अच्छा, और चौथी चीज? चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तकनीकी बढ़त बनाए, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। थियल का मानना है कि आपका उत्पाद या सेवा मौजूदा विकल्पों से सिर्फ थोड़ी बेहतर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। 10 गुना? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। थोड़ा बेहतर क्यों काफी नहीं? तो कि अगर आप सिर्फ थोड़े बेहतर हैं तो आप फिर से उसी कंपटीशन के जाल में फंस जाएंगे। ग्राहक आसानी से स्विच क्यों करेंगे थोड़ी सी बेहतरी के लिए? शायद नहीं। लेकिन अगर आप 10 गुना बेहतर हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा सस्ता, ज्यादा कुशल, कुछ भी, तो आप प्रतिस्पर्धा को एक तरह से अप्रासंगिक बना देते हैं। अच्छा। ग्राहक स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं, और ये इस बात का सबूत भी है कि आपने वाकई कुछ 0 to 1 जैसा बनाया है, कुछ मौलिक रूप से नया। तो ये 10 गुना बेहतर का नियम सीधे तौर पे 0 to 1 और क्रिएटिव मोनोपोली से जुड़ा है। ये दिखाता है कि आपने नकल नहीं की बल्कि कुछ क्रांतिकारी बनाया है। बिल्कुल, और ये सोच टेक्नोलॉजी की भूमिका पर उनके विचारों से भी जुड़ती है। थियल वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। हाँ, आमतौर पे हम दोनों को ही प्रगति का सूचक मानते हैं, दोनों को अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन थियल के नजरिए से वैश्वीकरण ज्यादातर 1 to N जैसा है।
अच्छा। मतलब जो चीजें एक जगह काम कर रही हैं, जैसे कोई फैक्ट्री मॉडल या बिजनेस प्रोसेस, उन्हें दुनिया भर में फैलाना। ये मौजूदा चीजों की नकल और फैलाव है, 1 to n। ठीक है। जबकि टेक्नोलॉजी 0 to 1 है। टेक्नोलॉजी हमें नए तरीके, नई क्षमताएं देती है। ये मौलिक रूप से चीजों को बदलती है। इसीलिए थेल का मानना है कि भविष्य की असली प्रगति और समृद्धि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से आएगी, न कि सिर्फ मौजूदा मॉडलों को दुनिया भर में कॉपी करने से। उनका जोर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की 0 to 1 कंपनी बनाना या ऐसा इनोवेशन करना सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की मानसिकता, एक खास तरह के लीडर की जरूरत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थील फाउंडर की मानसिकता, फाउंडर्स माइंडसेट पर बहुत जोर देते हैं, बहुत ज्यादा। उनका मानना है कि फाउंडर सिर्फ कंपनी चलाने वाला मैनेजर नहीं होता, वो एक विजनरी होता है जिसकी सोच और दृढ़ता कंपनी की दिशा और भाग्य तय करती है। ये फाउंडर्स, ये कैसे अलग होते हैं आम मैनेजर्स से? देखिए, महान फाउंडर्स सिर्फ मौजूदा ट्रेंड्स का पीछा नहीं करते, वो नए ट्रेंड्स बनाते हैं। वो उन अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, अक्सर बहुत पहले। अच्छा। उनमें भविष्य को लेकर एक स्पष्ट नजरिया होता है और उसे हकीकत बनाने का जुनून। थील ये भी कहते हैं कि कभी-कभी ये फाउंडर्स थोड़े अजीब, थोड़े सनकी भी लग सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी सोच आम लोगों से बहुत अलग होती है। वो उस सीक्रेट पर यकीन कर रहे होते हैं जिस पर बाकी दुनिया नहीं करती। एलन मस्क का उदाहरण फिर से दिमाग में आता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने शायद ये नहीं पूछा होगा कि और कौन बेहतर पेट्रोल कार बना सकता है, बल्कि ये सोचा होगा कि हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर क्यों नहीं जा सकते, या हम अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और दोबारा इस्तेमाल लायक क्यों नहीं बना सकते। सटीक उदाहरण है। यही वो 0 to 1 वाली सोच है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना जो अभी मौजूद नहीं है और फिर उसे बनाने के लिए जुट जाना, भले ही दुनिया उसे असंभव मानती हो। ये सिर्फ बिजनेस आइडिया नहीं, ये दुनिया को देखने का नजरिया है। लेकिन इतना बड़ा विजन, ये अकेले तो पूरा नहीं हो सकता। टीम का क्या महत्व है इसमें? टीम थील के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि एक शुरुआती स्टार्टअप सिर्फ नौकरी करने की जगह नहीं होती, वो एक मिशन पर निकला हुआ समूह होता है, लगभग एक परिवार जैसा। परिवार जैसा? हाँ, सही टीम का निर्माण सफलता के लिए निर्णायक है। परिवार जैसा? इसका क्या मतलब है? मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होती? हाँ शायद, वो तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन उनका मतलब है कि सबसे अच्छी शुरुआती टीमें सिर्फ तनख्वाह के लिए साथ नहीं आती। वे एक साझा मिशन, एक गहरे आपसी विश्वास और एक अनोखी कंपनी संस्कृति से जुड़ी होती हैं। उन्हें इस बात पे यकीन होता है कि वे मिलकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया में मायने रखेगा। थील की एक मशहूर कहावत है, एक स्टार्टअप जिसकी नींव ही खराब हो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। और ये नींव शुरुआती टीम और संस्कृति ही होती है। बिल्कुल। तो उनकी सलाह क्या है टीम बनाने को लेकर? कैसे चुने सही लोग? पहला, धीरे धीरे भर्ती करें, जल्दबाजी ना करें। दूसरा, ऐसे लोगों को चुनें जो सिर्फ कुशल ना हो बल्कि आपके विजन और मूल्यों को भी गहराई से साझा करते हों। क्या वो उसी भविष्य में विश्वास करते हैं जो आप देख रहे हैं? ये जरूरी है। हाँ, और टीम को शुरुआत में छोटा और केंद्रित रखें, क्योंकि जब आप कुछ अभूतपूर्व, कुछ 0 to 1 करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो रास्ते में अनगिनत मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में टीम का आपसी तालमेल, मतलब अलाइनमेंट, और मुश्किलों से जूझने की क्षमता, रेजिलियंस, ही आपको आगे बढ़ाती है। ये साझा विश्वास ही वो गोंद है जो टीम को जोड़े रखता है। ये समझ आता है। विजन, टीम और शायद संसाधनों का सही इस्तेमाल भी जरूरी होगा। मैंने सुना है थियल पावर लॉ की बात करते हैं, ये क्या है? हाँ, पावर लॉ ये एक दिलचस्प अवधारणा है। इसका मूल विचार यह है कि कई सिस्टम्स में, जैसे प्रकृति में या समाज में, कुछ गिने चुने तत्व ही ज्यादातर नतीजों या प्रभावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे आप 80-20 नियम का एक चरम रूप समझ सकती हैं, शायद 99-1 जैसा। अच्छा, 80-20 का एक्सट्रीम वर्जन। बिजनेस और निवेश में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निवेश की दुनिया में, खासकर वेंचर कैपिटल में, जहां स्टार्टअप्स में पैसा लगाया जाता है, कुछ ही कंपनियां शायद 1 या 2% ज्यादातर मुनाफा कमा कर देती हैं। सच में? सिर्फ 1-2%? गूगल या टेस्ला जैसी सफलता पूरे फंड के रिटर्न को संभाल लेती है।
बल्कि उससे कहीं ज्यादा कमा कर देती है। तो इसका उद्यमियों के लिए क्या सबक है? सबक ये है कि हर आइडिया या अवसर बराबर नहीं होता। थेल के अनुसार उद्यमियों और निवेशकों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन केवल उन विचारों पर केंद्रित करने चाहिए जिनमें वास्तव में असाधारण परिवर्तनकारी क्षमता हो। मतलब 0 से 1 जाने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। जिनमें 0 से 1 जाने की क्षमता हो। छोटे मोटे सुधारों या औसत दर्जे के अवसरों में उलझने के बजाय उन बड़े दावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में खेल को बदल सकते हैं, क्योंकि पावर लॉ के मुताबिक यही बड़े दाम ज्यादातर मूल्य पैदा करेंगे। बाकी सब एक तरह से डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर हम पीटर थियल के इन सभी विचारों को समेटें, तो एक उद्यमी या इनोवेटर के लिए मुख्य संदेश क्या होंगे, मतलब टॉप टेकअवेज? हाँ, बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी, नकल मत करो, निर्माण करो। 0 to 1 जाओ, कुछ मौलिक बनाओ। ठीक है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा से बचो, एकाधिकार बनाओ। ऐसा कुछ बनाओ जो इतना अनूठा हो कि तुम्हारा कोई प्रतियोगी ना हो। क्रिएटिव मोनोपोली। तीसरा, रहस्यों की तलाश करो, वो सच खोजो जिस पर कम लोग यकीन करते हैं। विपरीत सोच अपनाओ, कॉन्ट्रेरियन बनो। चौथा, छोटी शुरुआत करो, नीश पर हावी हो, फिर विस्तार करो। केंद्रित रहो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। पांचवा, 10 गुना बेहतर बनो। मामूली सुधार काफी नहीं, क्रांतिकारी इनोवेशन करो, वो 10x वाला रूल। छठा, एक मजबूत मिशन केंद्रित टीम बनाओ। सही लोग सफलता की कुंजी हैं, वो परिवार वाली बात। और सातवां, लंबी अवधि के लिए सोचो, अगली तिमाही नहीं, अगले दशक या उससे आगे की योजना बनाओ। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन। ये सभी बिंदु एक ही केंद्रीय विचार की ओर इशारा करते हैं, मौलिकता, साहस और भविष्य को आकार देने की इच्छा। बिल्कुल। अंततः 0 to 1 सिर्फ एक बिजनेस रणनीति नहीं, ये सृजन के बारे में है, क्रिएशन के बारे में। ये उस साहस के बारे में है जो कुछ नया करने, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने और अनिश्चितता का सामना करने के लिए चाहिए। और ये उस मानसिकता के बारे में है जो वहां अवसर देखती है जहां दूसरे केवल बाधाएं या खालीपन देखते हैं। जैसे कि थेल ने कहा है, आपने भी बताया था, शानदार सोच दुर्लभ है, लेकिन साहस उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो शायद संदेश यही है, अनुमति का इंतजार मत करो। अगर तुम्हें कोई सीक्रेट दिखता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ 0 to 1 जैसा बना सकते हो, तो बनाओ, जस्ट डू इट। वाकई पीटर थिल के ये विचार मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं और शायद स्थापित धारणाओं को हिलाते भी हैं। ये सिर्फ स्टार्टअप बनाने वालों के लिए नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से किसी भी क्षेत्र में कुछ नया और सार्थक करने की चाह रखने वाले के लिए प्रासंगिक हो सकता है। निश्चित रूप से। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। थिल क्रिएटिव मोनोपोली के पक्ष में जोरदार तर्क देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यही कंपनियों को बड़े लंबे समय तक चलने वाले इनोवेशन करने की शक्ति और संसाधन देता है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या इस तरह की शक्तिशाली मोनोपोली बनाने और बनाए रखने के कोई संभावित नकारात्मक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, भले ही वो इनोवेशन पर आधारित हो? क्या शक्ति का इतना ज्यादा केंद्रीकरण या कंपटीशन का पूरी तरह अभाव, क्या ये लंबे समय में समाज के लिए हानिकारक हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, क्या ये 0 to 1 की सोच सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस तक ही सीमित है? क्या विज्ञान, कला, शिक्षा या सामाजिक परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी 0 to 1 जैसे क्षण या इनोवेशन संभव हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? ये सोचने के लिए अच्छे बिंदु हैं। शायद इन पर भी कभी बात की जा सकती है। जरूर। तो आज की इस बातचीत के लिए बस इतना ही। उम्मीद है 0 to 1 के इन विचारों ने आपको सोचने के लिए कुछ नया और शायद कुछ करने की प्रेरणा दी होगी।